फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग पिछले 4-5 दिन से CHSL का जो इस समय पेपर चल रहा है उसका रिव्यू मतलब फुल डिस्कशन उसके बारे में करते हैं। मैथ, जीके, रीजनिंग, ठीक है। मैथ, जीएस, जीके और रीजनिंग के बारे में करते हैं हम लोग। और बाकी 3-4 जितने भी 12 तारीख से पेपर हो रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 4 आपका पड़ा हुआ है चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, डीआरडीओ जितने भी ऐसे एग्जाम होने वाले हैं, बस इसी आधार पे पैटर्न बनेगा। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा और थोड़ा सा हो सकता है कि हाई लेवल कर दे मैथ का, नहीं तो बिल्कुल पैटर्न तो सेम रहेगा, बट डाटा हो सकता है चेंज कर दे। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आ रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो आप लोग जितना पढ़े हैं उससे काफ़ी इजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, पॉलिटी और बाकी सारे टेस्ट भी हो रहे हैं और करंट के हर एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आप आइए प्लेलिस्ट में और अच्छे से फ्री बिल्कुल पढ़ाई करिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। क्या 16 तारीख में कैसा पेपर आया था CHSL का, 16 तारीख का रिव्यू हम यहाँ पे करा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध, मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट एनालिसिस। तो बस वही चीज़ है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन है तो उसी आधार पे क्वेश्चन ले लिया गया, बना लिया गया है। छात्रों से कुछ डिस्कशन करने पे पाया गया कि वो बताए हमको कि इस तरह आया था सर, तो बस उस आधार पे क्वेश्चन ले लिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। बोबड़े। अब यह पूछा जा सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो बता देंगे 33+1 इस समय जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाता है शरद अरविंद बोबड़े किस नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, तो बता देंगे 47 नंबर के हैं। 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो यह क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, पूरा जितने भी प्लेयर्स हैं जिसका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, आप जो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं, तो उनको याद कर लेंगे कि वो किस प्लेयर्स मतलब किस गेम से बिलोंग करते हैं और वह कहाँ के हैं, मूल निवास उनका कहाँ का है, तो यह चीज़ें याद होना चाहिए। चलिए, भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से, तो बता देंगे टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों? टेबल टेनिस से है। इजराइल के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इजराइल बहुत ज़्यादा चर्चित में है। जैसे कि इजराइल को देश की मान्यता अगर देखा जाए तो अरब खाड़ी देश जितने हैं यूरोप के, तो ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया और एक और देश है जो कि उसको देश का मान्यता देता है। जैसा कि वह आपको पता है, इजराइल बिल्कुल रहमो करम पे चलता है अमेरिका जो कहता है, जैसा कहता है उस तरह इसकी पूरा भाव ताव उसी तरह रहता है इजराइल का। तो बस समझ लीजिए, इजराइल एक तरह से रहमो करम पे चलने वाला है USA के। तो इसमें पूछा गया इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बता देंगे बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अगर देखा जाए इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगर बोला जाए इजराइल का कैपिटल क्या है, तो बता देंगे जेरूसलम है। और हम लोग मानते हैं जेरूसलम तो मानता है अमेरिका, लेकिन हम तो मानते हैं तेल अवीव करके है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखा जाए वह इजराइल पूरा यहूदियों का देश है दोस्तों, यहूदियों का। आज जितना यहूदी अगर इजराइल में रहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके अमेरिका में रहते हैं, बिलोंग करते हैं। एक याद रखेंगे, गांजा पट्टी बहुत ज़्यादा, गोलन हाइट, गांजा पट्टी इसमें चर्चित में रहता है। तो पूछा जा सकता है गांजा पट्टी, गोलन हाइट कहाँ पे चर्चित है, तो बता देंगे इजराइल। अब देखा जाए इजराइल पे कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं इजराइल से, तो बता देंगे सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान। ठीक है दोस्तों, ये पड़ोसी देश उसके हैं। अगर बोला जाए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये सब विवादित क्षेत्र हैं। ठीक है, इजराइल के ही, याद रखेंगे दोस्तों। और गोलन हाइट का नाम तो भी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रख दिया गया है इजराइल द्वारा। ठीक है, हाल में नहीं, हो गए करीब 4-5 महीने पहले। तो पूछा जा सकता है सब चीज़ें। अब बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो नहीं, यह पूछा गया है सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, यह चीज़ पूछा गया था। तो आप बता देंगे तलवंडी, पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ननकाना साहिब बोलते हैं। अगर आप पूछा जा सकता है आपसे कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो बता देंगे 1469 में हुआ था। अब पूछा जा सकता है आपसे गुरु की संख्या थी सिखों में, कितने गुरु थे, तो बता देंगे 10 गुरु थे। कि 5वें गुरु का क्या नाम था, बता देंगे अर्जुन देव थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले चर्चित नेम हैं जो हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है डिटेल में, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बोला जाता है लास्ट गुरु कौन थे सिख के, तो बता देंगे आप गुरु गोविंद सिंह। चलिए, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, किस सेशन में गाया गया था आपके INC के, तो बता देंगे 1896 कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह साहनी ने किया था। याद रखेंगे, यह आपका रहीमतुल्लाह साहनी ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन 1896 में सबसे पहले गाया गया था आपका वंदे मातरम। अगर आप पूछा जा सकता है आपसे कि जनगण मनगढ़ कब गाया गया था सबसे पहली बार, तो आप बता देंगे तो 1911 में जनगण मनगढ़ पहली बार गाया गया था। इसकी इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे INC के, बता देंगे विश्वनारायण धर की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो बता देंगे 54 में दिया गया है। और बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड आप सारा अनुच्छेद एक बार देख कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। पर्यावरण में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन है, बता देंगे ऑक्सीजन, जो कि 20.9% पाया जाता है। सबसे बड़ा गैस नाइट्रोजन, जो कि आपका 70.9% पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ रहा है, यानी कि इसका अगर मात्रा देखा जाए आपका इन्वायरमेंट में कितना हो गया है, तो बता देंगे 0.002 हो गया है, पहले 0.001 था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारत परसेंटेज में सब सारे हैं, परसेंटेज में है वैल्यू 17.9 नाइट्रोजन, 20.9 ऑक्सीजन, तो याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पे CO2 आ जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत रत्न मतलब सारे अवार्ड का सेशन आप देख सकते हैं, अब प्लेलिस्ट में आएंगे तो सारा अवार्ड ही है, उसमें केवल अवार्ड है दोस्तों, अवार्ड मतलब कि नोबेल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, हर एक अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, उसकी हिस्ट्री से लेकर 2020 तक सारा है, प्लेलिस्ट उसका अलग से बना हुआ है अवार्ड नाम से, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो बता देंगे 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था। नोबेल का 1901 में किया गया था, ऑस्कर का 1929 में किया गया था। ठीक है ना, इस तरह सब याद होना चाहिए, फटाफट दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया, तो बता देंगे बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मैम पढ़ा रही है बिल्कुल धांसू, अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझा के, बिल्कुल फ्री क्लासेस बिल्कुल है दोस्तों, आप लोग वहाँ पे आके पढ़िए। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बता देंगे 324, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात है। अब देखिए ध्यान सुनिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है, अनुच्छेद 111 में आपका अनुच्छेद 111 में आपका राष्ट्रपति वीटो की बात है, राष्ट्रपति वीटो की बात है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद पूछ लिया जाता है आपसे 266 अनुच्छेद 266 किससे बात करता है, बता देंगे आप संचित निधि से बात करता है, संचित निधि। आकस्मिक निधि बता देंगे 267 आकस्मिक निधि होता है। ठीक है, इसमें याद करेंगे। इसमें 206 फर्स्ट होता है जिसमें संचित निधि होता है, और 266 फर्स्ट में संचित निधि, 266 सेकंड में लोक लेखा समिति। तो इसको यह बातें होती हैं, लोक लेखा नहीं दोस्तों, लोग आपके जो आयोग होता है या यूपीएससी वगैरह एग्जाम कराते हैं उनके समिति की बात करता है। ठीक, कैग की बात 1948 में है। ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह पूछा गया है क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बता देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। यही लास्ट गवर्नर जनरल रहता है, सॉरी यह लास्ट वायसराय रहता है, यह लास्ट वायसराय रहता है। अगर पूछा जाता है लास्ट वायसराय भारत का कौन है, तो बता देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाता है कौन सा भारतीय जो लास्ट वायसराय रहा है भारत का, तो बता देंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, चलिए। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो बता देंगे 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे कि आप बताइए किस नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो बता देंगे आपको जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र आपका निकलता है जब तिब्बत से जहां से निकलता है वो मानसरोवर झील से, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी चला जाता है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, आप लोग का ट्रांस हिमालय से होते हुए, ट्रांस हिमालय जो हम लोग का है, ट्रांस हिमालय में 2 श्रेणियां हैं, उनके बीच से होते हुए चला जाता है वो पाकिस्तान में, और एक उसी जगह से आपके मानसरोवर झील से ही निकलती है राकसताल। ठीक है, राकसताल से निकलता हुआ एक चला आता है ब्रह्मपुत्र जब निकलता है वहां से, और तिब्बत में उसे बोला जाता है सांगपो नाम से। जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, तो बता देंगे दिहांग नदी से जाना जाता है। जब वो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में घुसता है तो असम में माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप बनाता है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, वहां से बनाता हुआ जब असम में आता है तो उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। वही जब बांग्लादेश में गिर जाता है उसे जमुना नाम से जाना जाता है। जब वो संयुक्त धारा गंगा से मिल जाता है उसे जाना जाता है मेघना नदी के नाम से। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देंगे 5 जून। अब देखिए ध्यान से, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, अभी जो बताए हैं, देखिए वो क्वेश्चन भी आया है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो बता देंगे वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो बता दें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा बनता है ये दोस्तों। यहाँ पे संयुक्त धारा मेघना बनाती है। ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए आपको। 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो आपका जो होता है प्रशिक्षु को दिया जाता है, जो शिक्षा देते हैं। तो बता देंगे कबड्डी के लिए राजवीर सिंह खोखर, क्या नाम है, राजवीर सिंह खोखर। देखिएगा एक मिनट, आप इसको इरेज करने दीजिए हमें। राजवीर सिंह खोखर नाम है उनका, जिनको द्रोणाचार्य कबड्डी के लिए दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। राजवीर सिंह खोखर को दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लेखक कौन है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, बता देंगे रस्किन बॉन्ड।
बहुत ज़्यादा माने जाने आपके यहाँ से इनका तो एक जितना भी बुक है सारे पढ़ के ही जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन आपको पता है विटामिन बी होता है, विटामिन बी की बेरी बेरी कमी से होती है। विटामिन ए रतौंधी होता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, और विटामिन के आपका रिकेट्स, विटामिन डी विटामिन डी से क्या हो जाता है, जो हड्डी कमजोर हो जाते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और विटामिन के जो होता है आपका, विटामिन ई होता है आपका, विटामिन और कौन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है बता देंगे, कोबाल्ट पाया जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है बता देंगे, कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन नाम है B12 का। इस तरह याद रखना चाहिए सारी चीजें। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं जो है आपके बाबर के बाद दूसरे नंबर हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद आपके अकबर आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। 1526 में जब बाबर ने हराया था लोधी वंश में सबसे जो लास्ट शासक रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका, इब्राहिम लोधी रहता है। हाँ, आप लोग याद देख लेंगे एक बार उसे। 1526 में हराए थे, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाता है कब से भारत में एंट्री हो गई मुगलों का, तो बता देंगे 1526 जो पानीपत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, वहां से एंट्री हो जाता है। हरियाणा में पानीपत पड़ता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यही पूछा जा सकता है, पानीपत किस राज्य में पड़ता है, तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा पानीपत की लड़ाई होती है 1556 में, तीसरा होता है 1761 में, यह भी पूछा गया मराठों और अफगानों के बीच में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका मटकी नित। अच्छा, हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम, बता देंगे गुलबदन बेगम। इसको आप लोग ये क्वेश्चन आया है, जितना क्वेश्चन आया गया है बस वही क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। थोड़ा तेज बोल रहे हैं इस वजह से क्योंकि काफी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस पे आप लोग बस इसे रोक कर पॉज करके या फिर अपना वीडियो स्लो करके देख सकते हैं इसे आराम से। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित? देखिए नृत्य आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, हर सेट में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो मटकी नृत्य किससे संबंधित है? MP मध्य प्रदेश। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, पिछला वीडियो भी देखते जाएंगे तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन फंसेगा, सारे शिफ्ट मिला के। ठीक है, आगे आने वाले पेपर्स में याद रखेंगे आप। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाता है पहले भाग में क्या है, तो आप बता देंगे पहले भाग में आपका जो संगठन की बात किया है, राज्यों के संगठन की बात कर रहा है। ठीक है, अब भाग 2 में आपका क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में बता देंगे आप, भाग 3 में क्या है आपका? भाग 3 में क्या है जी? भाग 3 में आप अगर पूछा जाता है तो बता देंगे भाग 3 में जो है हमारा भाग 3 में दोस्तों बता देंगे मूल अधिकार है, सॉरी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। भाग 4 में अगर पूछा जाता है तो बता देंगे DPSP है, DPSP है। अगर भाग 4 क में पूछा जाता है तो बता देंगे भाग 4 क के 51 में, भाग 4 क के 51 में 51वां अनुच्छेद याद रखेंगे। 51वां अनुच्छेद जो आ जाता है दोस्तों, 51 का वही 51 का अनुच्छेद आ जाता है आपका आपके इससे किससे? मौलिक कर्तव्य से बात करता है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 2000 उसमें जो शिक्षा से रिलेटेड बात किया गया 1986 में जोड़ा गया था, 1986 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको याद रखेंगे। 2004 में जोड़ा गया था, जिसमें कि 86 में नहीं दोस्तों, 86 में है, 2002 में शायद 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कि बच्चों का स्वास्थ्य नहीं सॉरी पढ़ाई से रिलेटेड 14 साल के बच्चे तक बच्चों का पढ़ाई अनिवार्य कर दिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर देखा जाए भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है यूटी की बात किया गया है, यूनियन टेरिटरीज की बात किया गया है। भाग 5 अगर देखा जाए, भाग 5 में अगर देखा जाए किसकी बात किया गया है तो बता देंगे संघ की बात किया गया है। भाग 6 में देखा जाए, भाग 6 में किसकी बात किया गया है बता देंगे राज्य की बात किया गया है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। भाग 9 की बात किया जाए तो भाग 9 में आपका पंचायत से बात किया गया है, पंचायत। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह बिल्कुल फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 72 आप बताएंगे क्या है? अनुच्छेद 60 बताएंगे, अनुच्छेद 61 बताएंगे। कमेंट करिएगा। 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला गया तो बता देंगे किसे मिला 2019 वाला इंदिरा गांधी अवार्ड, तो बता देंगे डेविड एटनबरो। क्या नाम है? डेविड एटनबरो को दिया गया है। सॉरी दोस्त, चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है बता देंगे राजस्थान से संबंधित है, जो कि राजस्थान में एक और फेमस नृत्य है घूमर, यह भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वीडियो को शेयर भी करते चलें, ठीक है ना, हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। गोवा राज्य का गवर्नर कौन है? इसमें बता देंगे भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सारे राज्य का सीएम गवर्नर आप चैनल पे देख सकते हैं, उपलब्ध है, आईसी में हमने पढ़ाया हुआ है। तो बता देंगे गोवा राज्य का इसमें गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगर पूछा जाता है गोवा राज्य का अगर पूछा या कहाँ के और हैं तो बता देंगे महाराष्ट्र के भी यही हैं, महाराष्ट्र के भी यही हैं भगत सिंह कोश्यारी।
तो याद रखेंगे यह दो लोग या दो जगह के हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाता है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो यह तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है। अभी देखिए कल पूछा गया था बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी किस लिए यूज होता है, तो आप बता देंगे आलू और आपका जो बादाम होता है, मूंगफली होता है, उसके लिए यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, जो कि तटीय इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आते हैं। तटीय इलाका आपका जो प्रायद्वीपीय इलाका है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा चाहिए होता है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बता देंगे महाराष्ट्र इलाके में पाया जाता है, महाराष्ट्र के इलाके में। चलिए, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, तो बता देंगे कालिदास की रचना है। किसकी दोस्तों, तो बता देंगे कालिदास, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। अब देखिए कालिदास की रचना वगैरह आप पढ़ के जाएंगे, कुमार संभवम, रघुवंशम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर पूछा जाता है मेघदूत, मेघदूत के बाद अगर इस तरह बहुत सारे हैं, आप लोग पूरा एक बार देख के जाएंगे। जयदूत का सॉरी जयदेव का इंपॉर्टेंट है, तो बता देंगे आप गीत गोविंद, जयदेव का एक आपका रचना है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन पीएम के आदेश पर। पीएम जब चाहेगा तभी भंग होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोलेरू झील, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बता देंगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। पेरियार झील कहाँ पे स्थित है, बता देंगे आपका केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील आप बताएंगे कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चिल्का लेक आपका जो लैगून लेक के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील लैगून लेक, तो बता देंगे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, चलिए हम लोग मैथ पे आ जाते हैं। मैथ करेंगे, पहले रीजनिंग कर लेते हैं। चलिए पहले रीजनिंग कर लिया जाए। रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग थोड़ा सा कम है, इस वजह से रीजनिंग कर लेते हैं पहले। अब देखिए रीजनिंग में दोस्तों ये पूछा गया है कि FLUTE को हम लिखते हैं UOFGV, तो बताइए LAMPS को क्या लिखेंगे। जब फ्लूट को हम लिखते हैं UOFGV लिखते हैं, तो LAMPS को क्या लिखेंगे। बस देखिए यफ का उल्टा, अगर आपको बताए थे ABCD यम तक लिखने के लिए, फिर यम के बाद नीचे से रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ऐसे देखिए ABCDEFGHIJKLM, इसके बाद रिवर्स हो जाएगी NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए यफ का उल्टा क्या है, यफ का उल्टा यू है, यू हो गया। एल का उल्टा क्या है, एल का उल्टा देखिए ओ है, तो हो गया। इसी तरह यू का उल्टा क्या है, यू का उल्टा फिर से देखिए एफ है, तो एफ हो गया। टी का उल्टा क्या है, टी का उल्टा देखिए क्या है आपका जी है। ई का उल्टा क्या है, ई का उल्टा वी है। इस तरह इसमें देखेंगे एल का उल्टा क्या है, तो एल का उल्टा आ जाएगा आपका ओ, देखिए एल का उल्टा ओ आ गया। इस तरह ए का उल्टा देखिए जेड आ गया, एम का उल्टा एन आ गया, पी का उल्टा के आ गया। इस तरह एस का उल्टा एच आ गया। बस ओ जेड एन के एच इसका आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, थोड़ा सा तेज चला जाए। देखिए एक सीरीज में दिया हुआ है इसी तरह कोडिंग टू कोडिंग, AFMG, नेक्स्ट है CHOL, नेक्स्ट दिया हुआ EJQK, ये L है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट दिया है GLSM, तो बताइए नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है। अब देखिए A है, तो A में अगर +2 करेंगे, A में +2 करेंगे C आएगा, C में +2 करेंगे E आएगा, ठीक है। अब E में +2 करेंगे EFG, तो G आ गया। इस तरह G में जब +2 करेंगे तो I आ जाएगा, ABCDEFGHI। इधर F में +2 करें तो क्या आ गया, H आ गया। H में +2 करेंगे तो J आएगा, J में +2 करेंगे तो L आ जाएगा। इधर L में +2 करेंगे LMN आ गया, ठीक है ना, N आ गया दोस्तों। इधर M में +2 करेंगे तो O आएगा, O आएगा ना, MNO, 2 प्लस किए। O में +2 किए तो Q आ गया। इस तरह Q में 2 प्लस किए तो S आ गया। S में अब 2 प्लस करेंगे HTU, तो U आ जाएगा। इस तरह G में +2 किए तो L आया, L में +2 किए तो K आ गया, K में +2 किए तो M आ गया। अब M में +2 करेंगे तो फिर से आ जाएगा आपका क्या, MNO, O आ जाएगा, आपका हो जाएगा INVO इसका आंसर। चलिए सीरीज का अगला INVO हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सीरीज से दिया है 23, 28, 34, 41 और आपका दिया है 49। अब बताइए अगला क्या आएगा। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, इसमें +7 हो रहा है, इसमें +8 हो रहा है। अब इसमें +9 होगा, +9 होगा तो 9 9 18, मतलब कितना आ जाएगा आपका, एक दे देगा तो 58 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 58 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, पीयर, PEAR, पीयर को अगर हम लिखते हैं 7 5 1 9, 7 5 1 9 ये लिखा जाता है। और 12, TOIL, 12 को लिखा जाता है 2 6 9 3। तो आप बताएंगे कि PILOT, पायलट को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए क्या है, 7 है,
पी का नंबर कितने पे आता है, 16 नंबर पे पी आता है, ई 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और आर जो है 18 नंबर पे आता है। अब देखिए इसको जो नंबर डिजिट इसका जो नंबरिंग किया गया है, ये 16 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे या 1 नंबर पे या 8 नंबर पे, 18 नंबर पे। बस इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 आ गया, 5 5 रहने दीजिए, 1 1 रहने दीजिए, 8 1 9, बस यही चीज़ है, 8 1 9 और 6 1 7, मतलब यूनिट को उसको प्लस कर दिया है बस। इसी तरह ट्रायल को देखेंगे, टी कितने नंबर पे आता है तो बता देंगे 20 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, इसी तरह एल 12 नंबर पे आता है। अब देखिए 20 है तो 2 + 0 2 आ गया, 5 1 6 आ गया, 9 2 1 3 आ गया। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 7 9 3 6 2 आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे आप इसी तरह, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसी तरह निकाल लेंगे इसका। चलिए, बस आइडिया एक लगना चाहिए कैसा पेपर आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें भिन्न बताना है, भिन्न मतलब कि कौन सा अलग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया था 23 40, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 48 37, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 72 87। अब बताइए कौन सा भिन्न है। आप देखेंगे इसमें अच्छा एक और है, एक का वहाँ छूट गया, 14 70, डी दिया हुआ है 14 70। अब देखेंगे इसमें इवेन आ गया, ऑड आ गया, इवेन ऑड, इवेन ऑड, लेकिन इन दोनों में इवेन है तो मतलब कौन भिन्न हो गया, डी, डी इज राइट आंसर हो गया। दरअसल ये सी पे था, यह जो ऑप्शन सही हुआ है सी वाला ऑप्शन था और सी वाला डी पे था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है, तो ये सी वाला था। कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑप्शन हमको पता होना चाहिए क्या लॉजिक लग रहा है बस, और बाकी सब इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सीरीज से 111, नेक्स्ट आ जाता है 393, नेक्स्ट आ जाता है 5 2 5 5, नेक्स्ट आ जाता है 7 4 9 7। तो नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट वाला फर्स्ट वाले को गुणा कर दिया है, 1 गुणे 1 बराबर बीच वाला, 3 गुणे 3 9 वाला, 9 आ गया। इस तरह 5 गुणे 5 25 आ गया, 7 गुणे 7 49 आ गया। ये चीज तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या कैसे निकालें। अब देखिए एक जो आया है 1 से 3 हुआ है प्लस 2 हुआ, 3 से 5 हुआ है प्लस 2 हुआ, 5 से 7 हुआ है प्लस 2 हुआ, 7 से 9 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब जब 9 हो गया तो 9 आगे पीछे दोनों हो जाएगा, 9 इधर भी 9 इधर भी, लेकिन बीच में दोनों का मल्टीप्लाई 81, यानी कि 9 8 1 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है ये अभी 15 को अगर हम लोग 210 लिख सकते हैं तो बताइए 16 को क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 माइनस इसी 15 को कर देंगे, 15 का स्क्वायर माइनस उसी नंबर को तो 210 आ गया, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 तो कितना आ गया 240, आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग रीजनिंग पढ़िए, मैम पढ़ा रही हैं बिल्कुल धांसू तरीके से, आप लोग उसे देखें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पासा से। देखिए पासा बनाते हैं, ध्यान से देखिए, पासा वाला हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। इसमें बस विपरीत वाला पूछ रहा है, बस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं आप लोग तो एग्जाम निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए 2 3 4, इसी तरह 2 5 1, तो हमसे पूछा एक का विपरीत बताइए, एक का अपोजिट, एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान से देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, 2 और 2 बिल्कुल सिमिलरिटी है, तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। पिछला वाला वीडियो देखिए जो हम लोग रिव्यू किए हुए हैं अगले 4-5 दिनों में, 2 4 3 2 4 3 2 1 5 2 1 5, आप लोग इसी जगह सीख जाएंगे, रीजनिंग की क्लास भी नहीं करनी पड़ेगी आप लोग को पूरी डिटेल से। अब देखिए 2 4 3 तो 3 का 5 हो गया, 4 का 1 हो गया, मतलब 1 का क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, 4 है, 1 का विपरीत क्या है 4 है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए यहाँ से एक ऐसे बना दिया था, ऐसे और एक ऐसे बना दिया था। अब एक तो और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड है और लगाने में इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बिल्कुल इसको बोलेंगे, बस जटिलता दे दिया है फिगर में और बाकी सबसे में। अब देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 4 हो गया, सबको ऐड करिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 आ गया। इसी तरह इसमें भी ऐड करिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले में 1 2 3 4, यहाँ से भी 10 निकल के आएगा, 10 प्लस 10 क्या आ जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा, 20 त्रिभुज इसमें होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अल्फ़ाबेट से ही था लेकिन नंबर के फॉर्म में, मतलब अल्फ़ाबेट जो नंबर के फॉर्म में इस तरह हम लोग देखते थे, ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करके अल्फ़ाबेटिकल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए दिया CLO और यहाँ पे दिया HF और N और यहाँ पे दिया TE और क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। अब ध्यान से आपको पता होगा C तीसरे नंबर पे आता है और L आपका 12वें नंबर पे आता है। L 12वें नंबर पे आता है, नहीं L आपका कितने नंबर पे आता है, देखिए तो L हाँ L आपका, हाँ सही तो है, 12 नंबर पे आता है। ABCDFGHIJKL ABCDFGHIJKL M N
एल आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों? देखिए तो ABCDEFGHIJKL, ये एल 12वें नंबर पे आता है, सही तो है, ये एल 12 नंबर पे आता है। अब देखिए 12 + 3 करेंगे तो वो 15 नंबर पे आ गया। इसी तरह एच कितने नंबर पे आता है तो बता देंगे आप 8 नंबर पे आता है। और एफ कितने नंबर पे आता है बता देंगे 6 नंबर पे आता है। 8 + 6 करेंगे 14 नंबर पे एन आता है, 13 नंबर पे एम आता है। इस तरह याद होना चाहिए। टी कितने नंबर पे आता है बता देंगे 20 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे आता है। 20 5 25, 25 नंबर पे कौन सा आता है? जेड के एक पहले वाला, जेड के एक बाद वाला, मतलब कि पहले वाला वाई, सॉरी यक्स, यक्स आ जाता है ना, यक्स वाई जेड, वाई आता है दोस्तों। यहाँ पे वाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बस लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी सब तो आप लोग माहिर हैं, लगा देंगे। 23, 49, 101, 205। तो नेक्स्ट बताइए क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। अब देखिए 10 है, 10 में गुणे 2 किए प्लस 3 कर दिए, 10 3 23 हो गया। इधर 23 गुणे 2 किए प्लस 3 कर दिए, 3 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 + 3 किए 49 आ गया। इस तरह 49 गुणे 2 किए प्लस 3 कर दिया, आ जाएगा 101। इस तरह 101 गुणे 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 205 आ जाएगा। इस तरह 205 गुणे 2 प्लस 3 करेंगे, 2 5 10 को 0 हाथ में आएगा, 2 0 1, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 + 3 यानी कि 413 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 413 आ जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में बेंगलुरु को BANGALORE, बेंगलोर को लिखा जाता है 6285341 तो आप बताइए ELLORA को क्या लिखा जाएगा? बस इसी में छुपा हुआ है। देखिए ए 2 स्थान पे आया है तो ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 है कोडिंग, तो ई की वैल्यू देखिए पहले क्या है 7, ई का 7 हो गया। एल का वैल्यू क्या है? एल का क्या है? एल का देखेंगे तो 1 2 3 4 पीछे से चौथा नंबर पे, 1 2 3 4 पीछे से चौथा नंबर, ये 1 1 हो गया। ओ की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 पीछे से तीसरा नंबर 3, तो 3 हो गया। आर की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 मतलब 4 हो गया। इधर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आपका आंसर हो जाएगा 7 1 1 3 4 2। चलिए उसी में दिया था उसका कोड। अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा था, देखिए अच्छा क्या है, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ठीक था। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बना लीजिए 6, इस तरह दिया था और यहाँ पे ऐसे बनाया था। यह वर्ग है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, वर्ग है आपका। इसी तरह भी 6 पैरेलल भी 6 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, 1 2 देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह वर्ग बोला गया। इसमें कितने वर्ग हैं? देखिए 4 कोने में भी वर्ग हैं, लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रिक से 1 2 3 4 5 6। पहले इस तरह नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सबका स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो 91 आ जाएगा। 91 1 2 3 4 4 यह भी है तो यहाँ पे आप कर देंगे 4, तो 95 आपका आंसर हो जाएगा। 95 इसमें वर्ग होंगे। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन, कथन में दिया हुआ है आपका पहला, कुछ गुलाब आपके गेंदे हैं और सभी गेंदे सिलॉक का क्वेश्चन है, सभी गेंदे सूर्यमुखी हैं, सभी गेंदे क्या हैं? सूर्यमुखी हैं। तो निष्कर्ष में दिया था, निष्कर्ष में क्या दिया है? पहला, सभी गुलाब सूर्यमुखी हैं, सभी गुलाब सूर्यमुखी हैं, पहला तो यह दिया था। दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कुछ सूर्यमुखी गुलाब हैं, कुछ सूर्यमुखी गुलाब हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला दिया है कुछ गुलाब गेंदे हैं, तो कुछ गुलाब हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ गुलाब गेंदे हैं, गेंदे, ठीक है, ये गुलाब हो गया आपका। चलिए ये गुलाब हो गया और ये गेंदे हो गया, कुछ गुलाब गेंदे हैं, मतलब कुछ मिल गया। इधर सभी गेंदे सूर्यमुखी हैं, अब सभी गेंदे इस तरह बना लेंगे फिगर, सभी गेंदे क्या हैं? सूर्यमुखी हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में, निष्कर्ष में पूछा है सभी गुलाब सूर्यमुखी हैं, क्या सभी गुलाब सूर्यमुखी के अंदर आ रहे हैं? मतलब पहला गलत हो गया, कुछ सूर्यमुखी गुलाब हैं। अब कुछ सूर्यमुखी जो हैं वो गुलाब तो है ही, ये वाला पार्ट है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अच्छा कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, तो बस आपका रीजनिंग में इतना ही हम लिए थे और बाकी बस इतना ही था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे आगे। अब चलिए हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 है, तो आप बताएंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे देखिए कॉस 4 थीटा बराबर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो यहाँ से मिल गया नंबर समीकरण 1, अब समीकरण 1 से ही फिर निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, दोनों तरफ साइन कड़ी ले लेंगे, ठीक है, कड़ी ले लेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 4 थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तुमको दिया है 1, तो इसका भी आंसर 1 आ गया, मतलब कि यह भी इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है एक सर्कल है, सर्कल से और इस तरह का एक लाइन खींचा है, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइन खींचा हुआ है एक, और एक इसके सेंटर से गया है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, इस तरह। और जो यहाँ पे है वो बी है। यह क्वेश्चन मेंस का है, अगर पिछली बार का सीएचएसएल का मेंस का, इसको याद रखेंगे, एन हो गया। पिछली बार सीएचएसएल का मेंस जब हुआ था वो क्वेश्चन यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, एन हो गया। अब देखिए यहाँ से इसके सेंटर पे बिल्कुल इस तरह रेडियस बना हुआ है ओ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका डी, ए बी सी डी। अब आपसे यह पूछा है एम, यह एंगल बताइए। जब यह एन है तो यह पूछा हुआ है। एक चीज और दिया है आपसे कि जो आपका ओसी है, ओसी यह वाला लाइन और बीसी के बराबर है, बीसी के बराबर है। ओसी बराबर बीसी जब है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे यह वाली जो लाइन है ओ बी, वो तो पैरेलल है। जब यह बराबर यह है तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा, यह भी तो एन होगा। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के, जब ओसी बराबर सी बी है तो एंगल, जब यह एंगल बी है, क्योंकि जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों के एंगल भी बराबर होंगे। यहाँ पे एंगल एन है तो यहाँ पे भी एंगल एन हो जाएगा, बात खत्म। चलिए जब यहाँ पे एंगल एन हो जाता है तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। अब देखिए यह वाली लाइन भी रेडियस है हमारी और यह वाली भी लाइन रेडियस है, यानी कि ए ओ बराबर सी ओ, यह भी हो गया, ए ओ बराबर सी ओ, यह भी हो गया ना। अब देखेंगे ध्यान से दोस्तों, जो यह एंगल है, यह वाला एंगल, यहाँ पे यह जो O है और N है, क्योंकि हम एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि इस तरह अगर एंगल रहते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, जो यह एंगल होता है वह एंगल A और एंगल B का एडिशन होता है। एंगल A और एंगल B का एडिशन, ये बाहर वाला एंगल हो जाता है। बस उसी तरह सेम यहाँ पे भी है सी, अंदर वाले की बात कर रहे हैं इसकी, ये पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, बस अंदर वाले की। तो N प्लस N यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2N, 2N हो गया दोस्तों। यहाँ पे 2N होगा ना, देखिए ध्यान से आप लोग, 2N होगा, 2N हो गया। जब यहाँ पे 2N होगा दोस्तों, तो अब आप देखेंगे यह वाली लाइन और यह वाली लाइन, दोनों लाइनें क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। जब दोनों लाइनें बराबर हैं तो यह भी 2N हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। यह आपका बेस हो गया, तो यह वाली लाइन और यह वाली लाइन दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो यह 2N है तो यह भी 2N हो गया, बात खत्म। अब देखिए पूछा है हमसे क्या, यह वाली एंगल पहले आप बता दीजिए, या सॉरी बाहर वाला एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब फिर से देखिए यह भी एक्सटर्नल एंगल हो जाता है, क्योंकि यह वाला एंगल की एडिशन भी आपका क्या हो जाएगा, जो होगा एडिशन आपका 2N और 2N प्लस 2N 4N, एम बराबर कितना हो जाएगा 4N, इसका आंसर हो जाएगा एम बराबर 4N, 2N प्लस 2N। बस इस तरह निकाल लेंगे, रेडियस बराबर होता है, जब रेडियस बराबर है, दो साइड बराबर है, तो एंगल भी बराबर होगा। बस उसी पे लगाया, एक्सटर्नल एंगल बराबर दोनों अंतःकोण का बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रूल ना, तो समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको लगाएंगे, 2A प्लस बी बराबर निकालना है हमको, ए बी बराबर दिया है 4 और 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 20। बस आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2A प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A इंटू बी मिलेगा। अब देखिए 2A प्लस बी का हमको निकालना है, तो 2A प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 20, तो 20 लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू 2, ए बी की वैल्यू दिया है 4, 2 दूनी 4 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, 4 चुका 16, आ गया 36, तो 2A प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको बताना है 10x। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको निकाल के रख देंगे। देखिए ऐसे निकालेंगे जब, तो यहाँ का थीटा, अगर यह x लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो यहाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, तो यह वाला निकल के आएगा 2xy,
2xy आ गया। अब 10x बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या पूछा गया, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया किसी दफ्तर में कुल कर्मचारी कितने हैं 600, किसी दफ्तर में कुल कर्मचारी 600 हैं जिसमें पुरुषों का औसत पुरुष का औसत है 42 वर्ष है और महिला का औसत है 41 वर्ष और सभी कर्मचारियों की औसत आयु दिया है, सभी टोटल की औसत आयु दिया है 41 वर्ष 9 माह। तो पूछा है पुरुष की संख्या बता दीजिए, तो बस आप लगा देंगे किससे एलिगेशन मेथड। देखिए 41 यहाँ पे 41 वर्ष और 9 माह। अब आप इसको क्या करेंगे, पहले महीने में बदल देंगे, 41 गुणे 12 प्लस 9 कर देंगे, इसको भी महीने में बदलेंगे, 42 गुणे 12 कर देंगे, इसको भी 41 गुणे 12 करेंगे। जब इसका एलिगेशन फिर से निकालेंगे दोस्तों, महीने में बदलने के बाद एलिगेशन जब इससे निकालेंगे तो आपका आ जाएगा जो आंसर आएगा 3 और 9 के रेशियो में आएगा, 3 और 9 यानी कि 3:1 का मतलब हो गया 3 + 1 = 600, 4 = 600, टोटल 600 लोग हैं तो 4 = 600, तो 4 यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 6, 25 छक्का 150, 1 = 150 आ गया। तो टोटल पुरुष की संख्या पूछा जाता है तो 15 × 45 450 आ जाएगा पुरुष की संख्या और आपका 150 आ जाएगा महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, इस तरह आप निकाल कर रख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अब आपको दिया है इस तरह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें ABCD, अब आपसे बोल दिया जो यह वाला साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है और यह 110 डिग्री है, तो बताइए यह कितना हो जाएगा, यह कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल 180 होता है। कितना होता है, मतलब कि एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होता है और जो पैरेलल एंगल होता है वो आपस में बराबर होते हैं। जब ये 110 है तो यह कितना हो जाएगा बताइए 70 हो जाएगा और आमने सामने के जब 180 होते हैं और पैरेलल क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं, मतलब यह भी आपका 110 डिग्री होगा और इसके सामने का 70 डिग्री होगा। याद रखना है यह बराबर, यह दोनों मिला के 180 होगा, यह दोनों मिला के 180 होगा, लेकिन पैरेलली दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब जो एंगल x था आपका दिया था वो 110 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है और अंकित मूल्य 800 रुपये है। 20% की छूट जब देते हैं हम लोग, छूट देते हैं तो 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 25% का लाभ होता है और अंकित मूल्य दिया है हमको MP बराबर दे दिया है 800 रुपये। तो पूछा है CP बताइए, पूछा है CP, हाँ CP पूछा है। अब देखिए MP 800 रुपये है, 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है, तो MP दिया हुआ है और CP पूछा है। देखिए 800 का जब 20% छूट देंगे तो 80/100, 80/100 का मतलब इसको काट दीजिए, 8 × 8 = 64, 640 आ गया। 640 आपका क्या आ गया, ये SP आ गया, ये SP आ गया। SP का 25% लाभ होता है, यह SP है तो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 125 = 640 है। जब 125 = 640 है तो 100 बराबर ये CP आ गया, 640/125 × 100 यानी कि 4 आ गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, 5 से काट लीजिए, 5 एकम पहले काट लीजिए, 5 एकम बचा 1, 5 दूनी 10, 5 × 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 32 को 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 × 10 = 11 को 1 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 512 आपका CP आ गया। चलिए इस तरह निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे sin A - B = 1/2 और cos A + B = 0, तो आप B की वैल्यू बता दीजिए, B की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे A - B ये 30 डिग्री की वैल्यू है तो A - B = 30 डिग्री आ गया और A + B cos A + B मतलब cos θ = 0, cos किसके लिए 0 होता है 90 डिग्री के लिए, तो 90, बस दो इक्वेशन मिल गया, A - B = 30, A + B = 90। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से आप B निकाल के हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे B निकाल के। चलिए तो वैसे B बता देते आपको कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा B। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए, तो विकर्ण बताना है, तो बस क्या क्या हम करेंगे, A² = 7200, तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर निकालेंगे तो 60√2 आ जाएगा। जब A बराबर 60√2 आ गया दोस्तों, तो विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण जब यह A बराबर होता है तो 60√2 × √2 कर देते हैं, तो आ जाता है 120। आपका 120 क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, 120 विकर्ण हो जाएगा। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है, इसका हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा जा रहा है हम लोग, क्षेत्रमिति आप लोग पढ़ेंगे। देखिए एक संख्या 7A² + 7A है, तो बताइए यह संख्या किससे बार बार कटेगी, किससे हमेशा कटेगी, पूछा गया है, इतना दे दिया गया है आपसे, पूछा गया है कि जो 7A² + 7A है यह हमेशा किससे विभाजित होगी,
विभाजित होगी, किससे हमेशा विभाजित होगी। तो आप लोग देखेंगे इसमें 7 एक कॉमन कर लीजिए, बचेगा a+1। अब देखिए यहाँ पे a है, a के बाद a+1 मतलब 1 2 3 4 5 क्रम से आ रहा है संख्या, क्रम से, जिसके 1 है, अगर एक की वैल्यू हम a की वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो a+1 बराबर 2 आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे होता a इंटू a+1 इंटू a+2, तो देखिए यहाँ पे अगर a की वैल्यू 1 मानते तो 1 आता, 2 आता, 3 आ जाता, इस तरह आता, मतलब क्रमागत संख्या है। जब 3 क्रमागत संख्या होता तो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही क्रमागत संख्या है तो 7a इंटू a+1, 7 से तो होगा ही और गुणे 2 से भी होगा, यानी कि हमेशा यह 14 से डिवाइड होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए, जो आपका 7a² + 7a है वो हमेशा 14 से डिवाइड होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करके आए होंगे, इसको ध्यान देंगे। अब देखिए, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 डे लगाता है, परंतु सिर्फ 5 दिन ही काम करता है, सिर्फ 5 दिन ही काम करता है। ए जो है सिर्फ 5 दिन ही काम करता है, 20 दिन में टोटल कर सकता है, लेकिन केवल 5 दिन ही उस काम को करता है। बाकी काम जो होता है बी कर लेता है 15 दिन में, बाकी काम बी 15 दिन में करता है। तो बताएं कि ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप देखेंगे ए का निकालें अगर हम लोग, ए गुणे 20 बराबर 1 होता है ना। अब ए बराबर 1/20। अब देखिए ए केवल 5 दिन ही कर रहा है, जब 5 दिन कर रहा है तो 5/20 यानी कि 5 चौके 20 बराबर 1/4। 5 दिन में वह 1/4 काम ही करेगा, बचा कितना काम, 3/4 काम बचा। जो 3/4 काम बचा है वो 15 दिन में करेगा बी। तो बी का मतलब कि देखिए बी का हो जाएगा बी गुणे 15 बराबर 3/4 काम। 3/4 काम का मतलब 3 एकम 3 × 5 = 15, 5 चौके 20, बी गुणे 20 बराबर 1, इसका भी आ गया। यह भी टोटल काम 20 दिन में करेगा और ए भी टोटल काम 20 दिन में करता था, तो दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। आप निकाल सकते हैं इसको, दोनों मिलकर 10 दिन में किसी काम को करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ए बी सी में ए डी लंब है। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यह, बिल्कुल थ्योरी पर, बिल्कुल आप कर लीजिए। जो ज्यामिति वाला क्वेश्चन आते हैं ना, ये बिल्कुल देखिए ये एक लंब है, ये एक लंब है। यह जो लंब है दोस्तों ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, और यह विभाजित करता है त्रिभुज को। यह वाली जो लाइन है वो त्रिभुज को विभाजित कर देता है, ठीक है। यह एंगल बताना है हमको, यह वाली एंगल बताना है, और यह दिया है साइड हमको, यह 30 डिग्री दिया हुआ है और यह दिया हुआ हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी सी हमसे पूछा एक्स बताइए, तो बस इस तरह के क्वेश्चन में आप फार्मूला जान लीजिए, एक्स बराबर होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। बस इस तरह निकालना है हमको। जिस पे होता है उसको नहीं लेंगे, ए को नहीं लेंगे, एंगल बी माइनस एंगल सी ले लेंगे, 30 आ जाएगा, मतलब एक्स बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री यह फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर P बराबर CISI पर है, P बराबर 9000 है और 3%, 4%, 6% जो छूट देते हैं, जो 3%, 4%, 3%, 4%, 6%, यह हमारा रेट है। 3% पर 900 का 3%, 900 का 4%, 900 का 6%, जो साधारण ब्याज है आएगा परसेंटेज पे, वो इक्वल आ रहा है। मतलब 900 पर 9000 पर अगर तीनों को ब्याज निकालें हम लोग, 3%, 4% और 6% का ब्याज निकाला जाए तो सब बराबर आ जाएंगे आपस में। अगर इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, इसको P3 मान लें, तो P1 गुणे 3 1 साल का बस है, ईयर दिया है आपको 1 साल, ईयर बराबर 1 साल दिया हुआ है। तो P1 गुणे 3 गुणे 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना दोस्तों। इधर P2 ये बराबर हो जाएगा इसके, तो P2 गुणे 4 गुणे 1 बटे के 100। इस तरह P3 गुणे आपका 6 गुणे 1 बटे 100। अब देखिए 100 सब में कट जाएगा, बच जाएगा आपका 3P1। देखिए यहाँ पे 3P1 बराबर 4P2 बराबर 6P3। अब इसका रेशियो निकालते हैं, P1 डैश P2 डैश P3 का अगर रेशियो निकालते हैं तो 1/3, 1/4 और 1/6 आता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो P1 P2 का रेशियो P3 से कितना आ जाएगा, तो बता देंगे 3, यानी कि 3 चौके 12, 4 4 3 12 3 6 दूनी 12 2 4 3 2 में आ गया। अब यही तीनों का एडिशन दिया है हमको 900, यानी कि 4 3 7 2 9 9 बराबर दिया हुआ है 9000 है दोस्तों, 900 नहीं 9000 है। तो यहाँ पे एक बराबर कितना आ गया 1000। अब हमसे क्या पूछा था, बी मतलब कि P1 जो P2 का वैल्यू बता दीजिए। कोई भी पूछा रहा है, अगर P1 का पूछता है तो P1 का अगर पूछता है तो आप क्या करेंगे, 4 गुणे 1000 करेंगे, 4000 आ जाएगा। ए P1 का अगर P2 का पूछा जाए, P2 का कितना होगा प्रिंसिपल, तो बता देंगे 3 गुणे 1000 मतलब कि 3000 आ जाएगा, ठीक है 3000 आ जाएगा। इसी तरह अगर P3 का पूछता है 2 गुणे 1000 2000 आ जाएगा, ठीक है। यह P3 का ही पूछा था, प्रिंसिपल P3 का बताइए। रेट 6% पर प्रिंसिपल कितना लगा वो पूछा था, तो आप लोग इसको इस तरह लगा सकते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य SP पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है,
तो असल लाभ कितना है उसका, जो रियल लाभ है, रियल जो असल लाभ है दोस्तों, असल लाभ कितना होगा, एग्जैक्ट लाभ कितना होगा। एसपी पे 20% का लाभ होता है, असल लाभ कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। 20% का मतलब ही होता है 1/5, मतलब ये आपका लाभ हो गया और ये आपका एसपी हो गया। जब एसपी निकल गया तो एसपी -1 करेंगे तो आपका सीपी आ जाता है ना। एसपी माइनस अगर प्रॉफिट कर देते हैं आप तो सीपी आ जाता है। तो 5 - 1 बराबर 4, 4 आपका सीपी हो गया। तो असल लाभ कितना हो जाएगा, 1 पर 1 का लाभ हो रहा है, सीपी 4 × 100 तो 25%। असल लाभ जो हो रहा है 25% का हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप लगाएंगे, a + b = 8 दिया है, a × b = 12 दिया है, a³ + b³ की वैल्यू पूछा है। बस निकाल लेंगे, a + b³ का होल क्यूब करके निकालेंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 224। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया, x + 1/x = 4 दिया है। आपसे पूछा है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू बता दीजिए। बस अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। x² + 1/x² की कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16 - 2 = 14 आ गया। अब निकाल लेंगे x⁴ + 1/x⁴ तो कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 - 2 = 194 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए ये तो हो गया ना, लास्ट पेज। अब देखिएगा 7500 रुपए का 2 साल में, 7500 रुपए का 2 साल का 4% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 2 साल टाइम दिया है आपका, 2 साल 2 ईयर और रेट दिया हुआ है 4%। तो पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए। ये तो सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग। PRT/100 तो बराबर 7500 × 2 × 4/100 तो 0 0 से गया, 75 दूनी 150, 150 × 4 15 चौको 60 यानी कि 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 600 रुपये आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया गया 16x² + 8x + 1 किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा बताइए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो ये अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है 16x² + 8x + 1 तो बताइए आप भुजा कितना होगा। तो आपको पता होगा इसको, जब आप लोग, या आप लोग को क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन में जो आता है तो हम लोग पकड़ लेंगे यह वर्ग ही होगा, वर्ग ही होगा। मतलब कि 16x² का मतलब 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8x को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 4x × 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो +1 है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि 4x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका यह। अब इसका भुजा कितना हो जाएगा, 4x + 1 4x + 1 वही हो गया, 4x + 1 4x + 1 a × a मतलब कि 4x + 1 इसका भुजा हो जाएगा। किसी वर्ग का 4x + 1 भुजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 10 4a = cot है दोस्तों, ये cot a - 20 डिग्री। तो बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बस देखिए 4a a - 20 यहाँ पे cot यहाँ पे 10 है, तो बस याद करेंगे 4a + a - 20 = 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 4a + a = 5a, यहाँ 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। तो यहाँ पे आप a निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 a = 22 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु को 10% की हानि पर बेची जाती है तो 810 रुपये प्राप्त होता है। अगर 4% मुनाफा पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा। 4% सॉरी, अगर 10% हानि पर बेचते हैं तो जो हमको वस्तु बेची जाती है वो 810 रुपये में बेची जाती है, मतलब ये आपका एसपी है। एसपी = 810 आ रहा है। ठीक है, जब 10% बेचा जाता है तो अब मुनाफा कमाना है हमको, 4% का मुनाफा कमाना है। तो बताइए वस्तु को कितने में बेचेंगे। तो पहले 10% पे हानि हो रहा है तो 10% मतलब कि 90%, जब हानि हो रहा है तो 90% बराबर 810 रुपये, 810 यानी कि 90 बराबर। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 810 × 100 बटे 90, 0 0 से गया 9 9 81 यानी कि टोटल जो आपका सीपी है 900 है। अब 900 जब सीपी है तो लाभ बता दीजिए। 4% का लाभ बोल रहा है, 104 बटे 100 कर देंगे, काट देंगे। 9 चौको 36 कुछ मैं 9 कम 936 रुपये, यानी जब 4% का लाभ होगा तो 936 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा उसे, 4% लाभ लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर लंबा, ये इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन, छोड़िए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए बराबर दिया है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है। अब दोनों को एकांतर तरह पे, मतलब एक बार ए करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, ऐसे करना है काम, मतलब कि अल्टरनेटिव तरीके से काम करना है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, एफिशिएंसी 12 12 36 12 चौक 48 4 आ गया, 16 16 16 दिन 32 16 3 48, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी हमको देखिए, अब बोल रहा है अल्टरनेटिव तरीके से काम करना है, एक दिन ए काम करे, एक दिन बी काम करे। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। टोटल काम 48 है, तो दोनों अगर करते हैं तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, मतलब 2 दिन बराबर 4 3 7, 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। 2 दिन में जब 7 काम हो रहा है तो इसके नजदीक जाने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 12 दिन में 42 काम हो जा रहे हैं। बचे कितने काम, 48
माइनस 42 बराबर 6 काम बचे। तो 6 काम बचा हुआ है, 6 काम में एक काम पहला तो 4 कर लेगा, 4 काम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक दिन और बढ़ा, मतलब 13 दिन में आ गया हमारा 4 2 6 46 काम हो गया। जो एक दिन 2 काम और बच रहा है, 48 लाना है, 2 काम और बच रहा है, तो 2 काम यह करेगा, बी करेगा, यानी कि 2/3 दिन में करेगा। टोटल अगर डे देखा जाए कितना आ जाएगा, 13 सही 13 तो टोटल था यहाँ पे, 13 दिन में 46 हो रहा था, और दो काम बचा था, वह 2/3 काम दिन में बी कर रहा है, यानी कि 2 सही 3 13 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अब देखिए 320 रुपए कितने वर्षों में 405 रुपए होंगे। 320 रुपए कितने वर्षों में 405 रुपए होंगे। दर कितना दिया है, 12.5%। 12.5% रेट से जो 320 रुपए है, 405 रुपए कब हो जाएंगे, रेट दिया है 12.5% से। अब देखिए यहाँ पे आपका यह क्या है, 320 रुपए मतलब पी है, और आपका क्या है, ए है अमाउंट। जब ए पी और रेशियो निकालते हैं ए और पी का, तो 405 रेशियो 320 आ गया। अब इसको जब काटेंगे दोस्तों, तो काटेंगे तो 8 आएगा, मतलब 64 आएगा। जब काटेंगे तो 64 आएगा, और ये आ जाएगा 81। ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 9 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, जो स्क्वायर आ रहा है वही आपका ईयर है, 2 साल। आपसे टाइम पूछा गया था, इसमें रेट दिया था, पी दिया था, ए दिया था, आपसे टाइम पूछा था, 2 साल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3% और 10% के दो क्रमागत बट्टे देने पर वस्तु 3150 रुपये, सॉरी 3% और 10% दो क्रमागत बट्टे देने पर जो वस्तु बेची जा रही है वह 31, देखिएगा कितने बेचे जा रहा है, 31,500 में बेचा जा रहा है। तो बताना है हमको एमपी क्या होगा, मार्क प्राइस कितना होगा। यह एसपी है, यह एसपी है, इसका एसपी है। 3% 10% दो क्रमागत छूट पर इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो एमपी पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है। तो बताइए 30, सॉरी ये 30 है, एक बार देख लेते। हाँ ये 30% है, 10% है। 30 + 10 माइनस 30 × 10, ये छूट है, दोनों छूट है तो माइनस हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। 30 × 10 40, 40 माइनस 3 एकम 3, कितना आ गया 37%। जब 37% का छूट मिल रहा है हमको, तो कितना दिया जा रहा है, 63 पे दिया जा रहा है कोई चीज़, 63% पे दिया जा रहा है, तो मिल रहा है 31,500। अब देखिए 100 बराबर कितना हो जाएगा, तब 100 बराबर हो जाएगा 31,500 × 100/63, बस इसको काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5000, सॉरी 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको जब काट लेंगे तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन फिनिश हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग काफ़ी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह फास्ट तरीके से करेंगे दोस्तों, तभी जाके कुछ होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि हम अगर रुक जाते बीच में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए, और काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएंगे जहां तक ये वीडियो नहीं शेयर हो पाती है, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। और बाकी क्लासेस आपके चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको डील कर सकते हैं अच्छे से। जो भी करंट अफेयर आप चाहते हैं, जो जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक चाहते हैं, बिल्कुल सारे उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे युद्ध अभ्यास हुआ, इंडेक्सेस रैंकिंग हुआ, आपका जो नोबेल अवार्ड मिला है, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ बेटा, सब कुछ उपलब्ध है बच्चों। आप लोग आइए, बस आराम से पढ़िए। हिस्ट्री की बिल्कुल धांसू क्लासेस चल रही हैं मैम के द्वारा, पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, मैथ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैम पढ़ा रही हैं, एक प्रियंका मैम है, आपको रीजनिंग पढ़ा रही हैं, और कुछ करंट के कुछ एक आध दो टॉपिक भी वही बना देती हैं। तो इस तरह सब कुछ चल रहा है। तो आप आइए चैनल पर, विजिट करिए, अपना फ़ायदा देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।